इतिहास के स्रोत। शाकंभरी का चाहमान वंश। इतिहास के स्रोत। शाकंभरी का चाहमान वंश उत्तर पश्चिमी भारत की उन प्रारंभिक राजपूत शक्तियों में से एक था जिसने मध्यकालीन राजस्थान की राजनीतिक संरचना को गढ़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस वंश के इतिहास का पुनर्निर्माण मुख्यतः अभिलेखीय प्रमाणों, साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक सामग्री पर आधारित है। चाहमान शक्ति का केंद्र शाकंभरी, आधुनिक सांभर झील क्षेत्र, था और इस वंश ने बाद में अजमेर तथा दिल्ली तक अपना विस्तार किया। इनके इतिहास के स्रोत उत्तर भारत की राजपूत परंपरा, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक पहचान को समझने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। चाहमान इतिहास का पहला बड़ा आधार है अभिलेख सामग्री। इस वंश के ताम्रपत्रों, शिलालेखों और मंदिर अभिलेखों में वंशावली, दान प्रथाएं, उपाधियां, युद्ध, विजय और प्रशासन की झलक मिलती है। विशेष रूप से हर्षनाथ के अभिलेख, नागौर तथा अजमेर क्षेत्र के अभिलेख और दिल्ली, अजमेर की प्रारंभिक शिलालेख परंपरा चाहमान राज्य की राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट विवरण प्रदान करती है। इन अभिलेखों की भाषा संस्कृत है और शैली प्रशस्तिपरक, जिससे राजाओं की वीरता, सैन्य क्षमता और राजकीय धार्मिकता का वर्णन मिलता है। चाहमान इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक परंपरा। चाहमान शासकों के राजदरबारों में संस्कृत और प्राकृत साहित्य का संरक्षण होता था। सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है पृथ्वीराज रासो, जिसका श्रेय चंद्रबरदाई को दिया जाता है। यद्यपि यह ग्रंथ ऐतिहासिक और काव्यात्मक कल्पना का मिश्रण है, फिर भी चाहमान वंश, उसके राजाओं, युद्धों, राजधानी परिवर्तन और सामाजिक राजनीतिक स्थिति से संबंधित अनेक विवरण इसमें संचित हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिहार कालीन और बाद के काल में रचित जीनियोलॉजिकल ग्रंथों में भी चाहमानों का उल्लेख मिलता है। चाहमान इतिहास के तीसरे स्रोत हैं पुरातात्विक साक्ष्य। अजमेर, हरसौरा, सांभर, पुष्कर और नागौर क्षेत्रों में निर्मित प्राचीन मंदिर, किले, स्तंभ, शिल्प और धातु प्रतिमाएं चाहमान कला और स्थापत्य की विशिष्ट पहचान को दर्शाती हैं। इन स्थल अवशेषों से न केवल धार्मिक जीवन का पता चलता है, बल्कि चाहमानों की सैन्य नीति, दुर्ग निर्माण क्षमता और शहरी केंद्रों की संरचना भी स्पष्ट होती है। सांभर झील क्षेत्र के प्राचीन अवशेष इस बात का प्रमाण है कि शाकंभरी प्रारंभिक चाहमान राजनीति का प्रमुख केंद्र था। एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है अरब फारसी विवरण। पश्चिमोत्तर भारत के व्यापारी मार्गों और सैन्य यात्राओं के दौरान अरब यात्रियों और फारसी इतिहासकारों ने राजस्थान के राजनीतिक हालात और चाहमानों की स्थिति का वर्णन किया है। यद्यपि ये विवरण संक्षिप्त हैं, परंतु वे इस बात का प्रमाण देते हैं कि चाहमान वंश 9वीं-10वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति था। चाहमानों की वंश परंपरा स्वयं भी इतिहास का एक स्रोत है। उनके वंशावलियों में सूर्यवंशीय मूल का दावा मिलता है। यह दावा राजपूत वंशों की परंपरागत वैदिक वैधता के लिए आवश्यक माना जाता था। वंशावली शिलालेखों में उनके पूर्वजों, युद्ध परंपराओं और देव उपासना का उल्लेख मिलता है, जो ऐतिहासिक नहीं तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः सिक्के और धातुकला भी चाहमान इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चाहमानों की मुद्रा परंपरा सीमित अवश्य है, परंतु जहां भी उपलब्ध है, वह आर्थिक प्रशासन, धार्मिक प्रतीकों और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र का संकेत देती है। इन सभी स्रोतों को मिलाकर शाकंभरी के चाहमान वंश का इतिहास एक बहुआयामी ढंग से उभरता है। राजपूत सैन्य परंपरा, शूरवीरता, सामंती राजनीति, धार्मिक संरक्षण और क्षेत्रीय संस्कृति का एक परिपक्व मिश्रण। शाकंभरी से आरंभ हुई यह वंश परंपरा बाद में अजमेर और दिल्ली की महान राजपूत शक्ति में परिवर्तित हुई, जिस पर पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रसिद्ध नरेशों ने शासन किया।
शाकंभरी का चाहमान वंश। उत्पत्ति। शाकंभरी का चाहमान वंश। उत्पत्ति। चाहमान वंश की उत्पत्ति का प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही वह वंश है जिसने राजस्थान और उत्तर भारत की प्रारंभिक राजपूत राजनीति को स्वरूप प्रदान किया। शाकंभरी का चाहमान वंश अपनी शक्ति के उदय के समय स्वयं को प्रतिष्ठित क्षत्रिय परंपरा का अंग मानता था और उसकी उत्पत्ति के संबंध में जो परंपराएं विकसित हुईं, वे इतिहास, राजनीति और मिथकीय संस्कृति का मिश्रित रूप प्रस्तुत करती हैं। इन परंपराओं का अध्ययन करने से न केवल चाहमानों की वंश चेतना का ज्ञान मिलता है, बल्कि उस समय की राजनीतिक सामाजिक आवश्यकता को भी समझना संभव होता है। चाहमानों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्रसिद्ध परंपरा है अग्निकुल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चाहमान वंश का उद्भव माउंट आबू के अग्निकुंड से हुआ, जहां से 4 प्रमुख राजपूत कुल चाहमान, परमार, प्रतिहार और परमार अग्निकुल राजपूतों के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि यह कथा ऐतिहासिक न होकर प्रतीकात्मक और पौराणिक है, परंतु इससे यह स्पष्ट होता है कि चाहमान स्वयं को क्षत्रिय धर्म और प्राचीन वैदिक परंपरा का वैध उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहते थे। इस कथा का निर्माण उस समय की राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम था, जब नवोदित राजपूत वंशों को वैदिक क्षत्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती थी। अग्निकुल परंपरा के समानांतर चाहमानों के कई अभिलेख एवं प्रशस्तियां उन्हें सूर्यवंशीय क्षत्रिय घोषित करती हैं। इन अभिलेखों में चाहमानों को सूर्यवंश का अंग कहा गया है और उनके पूर्वजों को प्राचीन वैदिक क्षत्रिय वंशों से जोड़ा गया है। इस परंपरा से यह स्पष्ट होता है कि चाहमानों ने अपनी वंश परंपरा को प्राचीन वैदिक क्षत्रिय और राजधर्म की संस्था से जोड़कर स्वयं की राजनीतिक वैधता स्थापित की। चाहमानों की उत्पत्ति का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आधार यह भी है कि उनका प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी सांभर क्षेत्र था, जो प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। यह क्षेत्र राजस्थान के व्यापार मार्गों, लवण उत्पादन, सांभर झील और दूरगामी कारवा पथों का केंद्र था। इस प्रकार चाहमान सत्ता का उद्भव न केवल वंश परंपरा पर आधारित था, बल्कि इस क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थितियों का भी परिणाम था, जिसने चाहमानों को प्रारंभिक शक्ति प्रदान की। पुरातात्विक और अभिलेख साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि चाहमान वंश का उभार 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। प्रारंभिक चाहमान राजाओं ने सांभर और नागौर के आसपास की भूमि पर नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे उनके अधीन सामंती प्रभु संख्या में बने और उनकी शक्ति पुष्कर, अजमेर और हरसौरा तक फैलने लगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि चाहमानों की उत्पत्ति भले ही पौराणिक कथाओं में स्थापित की गई हो, परंतु उनका ऐतिहासिक उभार क्षेत्रीय सामंती समाज के विकास और स्थानीय क्षत्रिय कुलों के संगठित होने का परिणाम था। चाहमानों की उत्पत्ति से जुड़ी एक अन्य परंपरा उन्हें वैदिक ऋषि वंशों से जोड़ती है। कुछ प्रशस्तियों में उनके पूर्वज को अपराजित वीरों और तपस्वियों की परंपरा का उत्तराधिकारी कहा गया है। यह उस काल की धार्मिक राजनीतिक संरचना के अनुरूप है, जहां राजवंश अपनी शक्ति को वैदिक धर्म, तप, बल और वीरता से जोड़कर दिखाना चाहते थे। समग्रतः चाहमान वंश की उत्पत्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों दोनों को संतुलित दृष्टि से देखा जाए। अग्निकुल और सूर्यवंश परंपरा राजनैतिक वैधता प्राप्त करने का माध्यम थी, जबकि सांभर क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक संरचना और 7वीं-8वीं शताब्दी की राजपूत शक्ति का उदय इसका वास्तविक ऐतिहासिक आधार था। इस प्रकार चाहमान वंश की उत्पत्ति पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तीनों तत्वों का संयोजन है, जिसने राजस्थान की मध्यकालीन राजनीति को एक स्थायी पहचान प्रदान की। शाकंभरी का चाहमान वंश, राजनीतिक इतिहास।
शाकंभरी का चाहमान वंश, राजनीतिक इतिहास। शाकंभरी का चाहमान वंश 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक उत्तर पश्चिम भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शक्ति के रूप में विकसित हुआ। इसका प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी, सांभर था, जो आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस क्षेत्र की भू सुविधाएं, व्यापार मार्गों का नियंत्रण और लवण उत्पादन ने चाहमानों की राजनीतिक उन्नति में निर्णायक भूमिका निभाई। चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास 3 प्रमुख चरणों में विभाजित होता है: प्रारंभिक उभार, अजमेर केंद्रित विस्तार और दिल्ली अजमेर साम्राज्य का निर्माण, जिसका उत्कर्ष पृथ्वीराज तृतीय के समय हुआ। चाहमान वंश का प्रारंभिक राजनीतिक उभार 7वीं-8वीं शताब्दी में वासुदेव, दुर्गराज और गोविंदराज जैसे राजाओं के शासन से आरंभ हुआ। इन प्रारंभिक शासकों ने शाकंभरी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और आस-पास के सामंती सरदारों को अधीनता में लेकर अपनी शक्ति परिधि को विस्तृत किया। सांभर झील और नागौर क्षेत्र का नियंत्रण चाहमानों को उत्तरी राजस्थान और व्यापारिक मार्गों पर एक स्थिर राजनीतिक आधार देता था। अगला महत्वपूर्ण चरण 9वीं-10वीं शताब्दी का है, जब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य भारत की प्रमुख शक्ति था। इस समय चाहमान प्रतिहारों के सामंत माने जाते थे, परंतु प्रतिहार साम्राज्य के भीतर वे सबसे शक्तिशाली सामंती कुलों में से एक थे। प्रतिहार सत्ता के कमजोर होते ही चाहमान धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए। इस काल में शुंभकराज, सिंहराज और चंद्रराज शासकों ने शाकंभरी राज्य की संरचना को मजबूत किया और प्रतिहार प्रभाव से बाहर निकलकर स्वतंत्र राजनीतिक पहचान निर्मित की। चाहमान शक्ति का वास्तविक विस्तार 10वीं-11वीं शताब्दी में विग्रहराज द्वितीय के शासन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, सामंती विद्रोहों को दबाया और शाकंभरी की सीमाओं को नागौर, पुष्कर और अरण क्षेत्रों तक विस्तृत किया। यही वह काल था जब चाहमान वंश राजस्थान की प्रमुख क्षत्रिय शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में अरणोराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरता है। उसने चाहमान सत्ता को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और अजमेर को नई राजधानी के रूप में विकसित किया। अरणोराज का शासन राजस्थान की राजनीतिक भूगोल में एक नए युग का आरंभ है, अजमेर का उभार। अरणोराज का शासनकाल अनेक संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु उसने न केवल इन्हें सफलतापूर्वक संभाला, बल्कि अपनी सत्ता को और अधिक प्रभावी बनाया। उसकी हत्या उसके पुत्र जगदेव द्वारा की गई, परंतु इस घटना ने चाहमानों की शक्ति को स्थायी रूप से कमजोर नहीं किया। अरणोराज के बाद उसका महान पुत्र अजयराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा। अजयराज ने अजमेर नगर का विस्तार किया और उसे एक दुर्ग केंद्रित राजधानी में परिवर्तित किया। उसने अजमेरू नगर का विकास किया, जो आगे चलकर पृथ्वीराज और अन्य चाहमान शासकों की प्रमुख राजधानी बना। अजयराज का शासन राजनीतिक सुदृढ़ता, किले निर्माण और सामंती नियंत्रण का काल था। उसने कई विद्रोहों को शांत किया और उत्तर पश्चिम भारत में चाहमान प्रतिष्ठा को दृढ़ता से स्थापित किया। अजयराज के बाद चाहमान शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची विग्रहराज चतुर्थ के समय। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि कला साहित्य का संरक्षक भी था। उसके शासनकाल में अजमेर सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से उन्नत हुआ। उसने युद्धों में अनेक विजयों को प्राप्त किया और अपनी शक्ति को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की ओर विस्तृत किया। उसका दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से सुसज्जित था। चाहमान राज्य का उत्कर्ष और चरम विस्तार अपने अंतिम महान शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ। वह एक वीर, साहसी और युद्ध कुशल शासक था।
उसके शासनकाल में चाहमान शक्ति ने दिल्ली तक प्रभाव स्थापित किया और कई उत्तर भारतीय राजपूत राज्यों के साथ संघर्ष और मित्रता दोनों निभाई। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य राजाओं और अन्य राजपूत कुलों के साथ अनेक युद्ध किए और स्वयं को एक प्रमुख क्षत्रिय शक्ति के रूप में स्थापित किया। परंतु पृथ्वीराज का काल वह समय भी था जब उत्तर पश्चिम में तुर्क अफगान शक्ति, विशेषतः मुहम्मद घोरी, तेजी से सक्रिय हो रही थी। पृथ्वीराज ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में घोरी को पराजित किया, परंतु 1192 ईस्वी के दूसरे तराइन युद्ध में उसे निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार ने न केवल पृथ्वीराज का अंत किया, बल्कि चाहमान शक्ति की केंद्रीय संरचना को भी ध्वस्त कर दिया। शाकंभरी अजमेर चाहमान वंश के राजनीतिक इतिहास का अंतिम चरण 1192 के बाद तेजी से पतन का है। अजमेर और दिल्ली तुर्क आधिपत्य में चले गए और चाहमानों की राजपूत सत्ता राजस्थान के आंतरिक क्षेत्रों में क्षीण होती गई। यद्यपि कुछ चाहमान शाखाएं आगे भी जीवित रहीं, परंतु शाकंभरी की राजनीतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। समग्रतः शाकंभरी के चाहमानों का राजनीतिक इतिहास उभार, विस्तार, संघर्ष और पतन की एक पूर्ण गाथा है, एक ऐसी गाथा जिसमें सांभर और अजमेर से उठी एक क्षेत्रीय शक्ति उत्तर भारत की प्रमुख राजपूत सत्ता में परिवर्तित हुई और अंततः तुर्क आक्रमणों के सामने ढह गई। प्रभुता संपन्न चाहमान साम्राज्य का उत्कर्ष, सिंहराज। प्रभुता संपन्न चाहमान साम्राज्य का उत्कर्ष, सिंहराज। चाहमान वंश के राजनीतिक विकास में सिंहराज वह शासक है जिसके शासनकाल में शाकंभरी राज्य ने पहली बार स्थिर, संगठित और प्रभुता संपन्न राजनीतिक रूप धारण किया। प्रारंभिक चाहमान शासकों वासुदेव, दुर्गराज और चंद्रराज ने यद्यपि राज्य की नींव रख दी थी, परंतु वास्तविक राजनीतिक सुदृढ़ता और क्षेत्रीय प्रतिष्ठा सिंहराज के शासन में ही प्राप्त हुई। सिंहराज चाहमान इतिहास का वह मोड़ है जहां शाकंभरी एक स्थानीय सामंती राज्य से उत्तरी राजस्थान की प्रमुख क्षत्रिय शक्ति में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। सिंहराज का शासनकाल 9वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है, जब उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। चाहमान वंश प्रतिहारों के अधीन शक्तिशाली सामंत था, परंतु सिंहराज ने इस सामंती स्थिति को महज एक निर्भर भूमिका की तरह नहीं निभाया। उसने अपने प्रतिहार अधिपति की आधिकारिक मान्यता बनाए रखते हुए अपने सत्ता क्षेत्र का वास्तविक विस्तार किया। यह वही काल है जब राजपूत शक्तियां अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने लगी थी और सिंहराज इस परिवर्तन का अग्रणी प्रतिनिधि था। सिंहराज की राजनीतिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग था राजनीतिक स्वायत्तता का क्रमिक विस्तार। प्रतिहार केंद्र हालांकि शक्तिशाली था, परंतु उसके दूरस्थ क्षेत्रों में सामंती प्रभुओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। सिंहराज ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शाकंभरी, नागौर, हर्ष पर्वत और सांभर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। उसने स्थानीय जनजातियों और क्षत्रिय कुलों को अपने अधीन लाकर राज्य की सामंती संरचना को व्यापक और स्थिर बनाया। सिंहराज के शासन का एक विशेष पहलू था उसका सैन्य संगठन। आरंभिक चाहमान शक्ति में सैन्य क्षमता सीमित थी, परंतु सिंहराज ने अपने शासन में घुड़सवार सेना, पैदल सेना और स्थानीय बलों को संगठित किया। उसकी सैन्य गतिविधियों से यह प्रमाणित होता है कि उसने प्रतिहार साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा में भी भूमिका निभाई। सिंहराज की शक्ति का विस्तार उसे क्षेत्रीय प्रभुत्व प्रदान करता है और आगे आने वाले चाहमान शासकों के लिए एक मजबूत सैन्य आधार तैयार करता है। सिंहराज का सबसे बड़ा योगदान था शाकंभरी राज्य को राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना। उसने सांभर झील,
नागौर के व्यापार मार्ग और हरसौरा पुष्कर के धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाकर राज्य को आर्थिक आधार प्रदान किया। शाकंभरी की भू संपन्नता, विशेषकर लवण उत्पादन और व्यापार, ने उसे राजस्व बढ़ाने में सहायता की। आर्थिक संपन्नता ने राज्य को सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं से समृद्ध किया। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी सिंहराज का शासन महत्वपूर्ण है। चाहमान वंश आरंभ से ही शैव वैष्णव परंपरा का अनुयायी था और सिंहराज ने इस परंपरा को अधिक संगठित रूप दिया। उसने क्षेत्र के मंदिरों, तीर्थों और पुरोहितों को संरक्षण दिया, जिससे उसकी राजनीतिक वैधता और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को बल मिला। सांभर, हरसौरा और पुष्कर के धार्मिक केंद्र सिंहराज के समय में और अधिक प्रतिष्ठित हुए। सिंहराज की उपलब्धियों का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि उसने चाहमान वंश को उभरती राजपूत राजनीति में एक स्थायी स्थान दिलाया। उसके बाद के शासक, विशेषकर विग्रहराज द्वितीय, अरुणोराज, अजयराज और पृथ्वीराज, इसी आधार पर आगे बढ़े और चाहमान शक्ति को अजमेर दिल्ली तक विस्तृत किया। सिंहराज का शासन चाहमान इतिहास में एक ऐसा चरण है जिसमें यह वंश अपने सामंती चरण से निकलकर एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरता है। समग्रतः सिंहराज वह शासक है जिसने शाकंभरी चाहमान वंश के राजनीतिक उत्कर्ष की नींव को दृढ़ किया। क्षेत्रीय नियंत्रण, सैन्य संगठन, आर्थिक संपन्नता और धार्मिक प्रतिष्ठा के समन्वय से उसकी राजनीतिक दृष्टि, सामरिक क्षमता और प्रशासनिक कुशलता ही आगे चलकर चाहमान साम्राज्य की शक्ति संपन्न संरचना का आधार बनी। विग्रहराज द्वितीय शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। विग्रहराज द्वितीय काल 10वीं शताब्दी का मध्य। शाकंभरी के चाहमान वंश के इतिहास में विग्रहराज द्वितीय वह शासक है जिसने राज्य को क्षेत्रीय सामंती शक्ति से उठाकर एक सुदृढ़ और सैन्य रूप से सक्षम राजसत्ता में परिवर्तित किया। सिंहराज द्वारा निर्मित राजनीतिक और आर्थिक आधार पर खड़े होकर विग्रहराज द्वितीय ने चाहमानों की शक्ति को न केवल सुदृढ़ किया, बल्कि प्रतिहार साम्राज्य के क्षीण होते प्रभाव का लाभ उठाते हुए स्वतंत्र विस्तार की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाए। उसका शासन चाहमान इतिहास के प्रारंभिक उत्कर्ष और आत्मविश्वासी राजनीतिक उभार का प्रतीक है। विग्रहराज द्वितीय का काल वह समय था जब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अंतर्विरोधों और सामंती दबावों के कारण कमजोर होने लगा था। प्रतिहार सत्ता के इस दुर्बल चरण ने राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत की राजपूत शक्तियों को स्वतंत्रता और विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए। विग्रहराज द्वितीय ने इस राजनीतिक परिस्थितियों को भली भांति समझा और अपने राज्य को प्रतिहार निर्भरता की सीमाओं से बाहर निकालने का प्रयास किया। उसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार अवश्य की, परंतु उनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर अपने क्षेत्रीय अधिकार और अधिक मजबूत बनाए। विग्रहराज द्वितीय का शासन मुख्यतः राजनीतिक स्थिरता, सैन्य सक्रियता और राज्य विस्तार से चिह्नित है। उसने शाकंभरी, सांभर और नागौर क्षेत्र को न केवल सुरक्षित किया, बल्कि उसके बाहर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। उसके सैन्य अभियानों के स्पष्ट अभिलेखीय विवरण उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रशस्तियों में उसे ऐसे शासक के रूप में वर्णित किया गया है जिसने शत्रुओं को परास्त कर अपने राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया। इससे यह स्पष्ट है कि उसका शासन केवल संरक्षणात्मक नहीं था, बल्कि सक्रिय विस्तारवादी भी था। विग्रहराज द्वितीय की एक विशेष उपलब्धि थी उसका सैन्य संगठन का विकास। उसके समय में घुड़सवार सेना और किलेबंदी को महत्व दिया गया। राजस्थान का भू स्वभाव, सूखे मैदान, सीमित जल स्रोत और विस्तृत दुर्ग केंद्रित शहर राज्य को सैन्य दृष्टि से सजग होना आवश्यक बनाता था। विग्रहराज द्वितीय ने इन परिस्थितियों के अनुरूप अपने सैन्य ढांचे को मजबूत किया, जिसके कारण आगे आने वाले चाहमान शासक अपने शत्रुओं के विरुद्ध स्थायी प्रतिरोध कर सके।
धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विग्रहराज द्वितीय का शासन महत्वपूर्ण था। उसने शैव वैष्णव परंपरा का संरक्षण किया और मंदिरों, आचार्यों तथा पुरोहितों को दान अनुदान प्रदान किया। यह धार्मिक संरक्षण उस समय की राजनीतिक वैधता प्राप्त करने का एक अनिवार्य तत्व था। चाहमान वंश अपनी पहचान को वैदिक क्षत्रिय संस्कृति से जोड़कर देखता था और विग्रहराज द्वितीय के शासन में यह परंपरा और सुदृढ़ होती है। विग्रहराज द्वितीय ने शाकंभरी क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का भी सुव्यवस्थित उपयोग किया। सांभर झील का लवण उत्पादन, व्यापार मार्गों का नियंत्रण और ग्रामीण कृषि क्षेत्र की उत्पादकता ने उसके राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। इस आर्थिक स्थिरता ने उसे सैन्य और प्रशासनिक क्षमता को विकसित करने में सहायता दी। विग्रहराज द्वितीय की महत्ता इस तथ्य से और अधिक बढ़ जाती है कि उसने चाहमान शक्ति को वह स्थिर संरचना दी जिस पर आगे चलकर अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज जैसे महान शासकों ने चाहमान साम्राज्य की व्यापकता स्थापित की। यदि सिंहराज ने राज्य की नींव रखी थी, तो विग्रहराज द्वितीय ने उसे मजबूत स्तंभ प्रदान किया। समग्रतः विग्रहराज द्वितीय का शासन शाकंभरी चाहमान वंश के राजनीतिक उत्थान का एक निर्णायक अध्याय है। एक ऐसा समय जब राज्य ने सैन्य शक्ति, राजनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैधता को संतुलित रूप से विकसित किया। उसके योगदान ने चाहमान वंश को राजस्थान की एक उभरती राजपूत शक्ति से उठाकर उत्तर पश्चिम भारतीय राजनीति का एक प्रभावी घटक बना दिया। दुर्लभराज, शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। दुर्लभराज द्वितीय काल 998-1012 चाहमान वंश के इतिहास में दुर्लभराज द्वितीय वह शासक है जिसके काल में शाकंभरी, सांभर अजमेर की शक्ति पहली बार उत्तर पश्चिम भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से उभरती दिखाई देती है। वह न केवल विग्रहराज द्वितीय द्वारा निर्मित राजनैतिक सैन्य आधार को आगे बढ़ाता है, बल्कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन और उत्तर भारत की बदलती शक्ति व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपने राज्य को स्वतंत्रता और प्रभुत्व की नई स्थिति तक पहुंचाता है। दुर्लभराज द्वितीय का शासन चाहमान शक्ति के स्वतंत्र उभार और क्षेत्रीय प्रतिष्ठा का प्रारंभिक संकेतक है। दुर्लभराज द्वितीय का काल वह समय था जब प्रतिहार साम्राज्य तेजी से विकसित हो रहा था। कन्नौज की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी और उत्तर भारत की सामंती संरचना में क्षेत्रीय प्रभुताओं का महत्व बढ़ता जा रहा था। इस राजनीतिक रिक्तता ने राजस्थान के राजपूत घरानों जैसे चाहमान, परमार, गहलोत, परिहार को उभार का अवसर दिया। दुर्लभराज द्वितीय ने इस स्थिति को समझकर अपने राज्य को प्रतिहार प्रभाव से बाहर निकालने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए। उसने प्रतिहार अधिपत्य के प्रति औपचारिक निष्ठा अवश्य निभाई, परंतु व्यवहार में वह पूर्णतः स्वतंत्र शासक की तरह शासन करता था। दुर्लभराज द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी राज्य की सीमाओं का विस्तार। उसके काल में चाहमान शक्ति केवल सांभर के आसपास तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने नागौर, पुष्कर, अजमेर और हरसौरा जैसे सामरिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित किया। इसके कारण शाकंभरी राज्य अब राजस्थान की राजपूत राजनीति की एक निर्णायक शक्ति बन गया। इस विस्तार का आधार उसकी संगठित सेना थी, जिसे उसने अपने पूर्वजों से अधिक सुदृढ़ बनाया। सैन्य दृष्टि से दुर्लभराज द्वितीय एक सक्षम और सक्रिय शासक था। उसकी सैन्य गतिविधियों में बाहरी शत्रुओं पर नियंत्रण और आंतरिक सामंतों को अधीन करना दोनों शामिल थे। भट्टिकव्यों और प्रशस्तियों में उसे ऐसे नरेश के रूप में वर्णित किया गया है जिसने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, शत्रुओं का दमन किया और नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया। यद्यपि उसके अभियानों के विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है,
परंतु चाहमान सत्ता की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा उसके सैन्य कौशल का प्रमाण है। दुर्लभराज द्वितीय का शासन सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चाहमान वंश वैदिक शैव परंपरा का पोषक था और दुर्लभराज द्वितीय इस परंपरा का निष्ठावान संरक्षक माना जाता है। उसने मंदिरों, पुरोहितों और संस्कृत आचार्यों को दान प्रदान किए। शाकंभरी और आसपास के धार्मिक स्थलों की प्रतिष्ठा उसके समय में बढ़ी। यह धार्मिक संरक्षण राजनीतिक वैधता का भी साधन था। क्षत्रिय राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और भी दृढ़ होती गई। दुर्लभराज द्वितीय के शासन में आर्थिक आधार भी मजबूत हुआ। सांभर झील का लवण, व्यापार मार्गों का नियंत्रण और शाकंभरी अजमेर के आसपास का कृषि क्षेत्र राज्य की संपन्नता को बढ़ाता था। इस आर्थिक सामर्थ्य ने सेना, दुर्ग निर्माण और प्रशासन को स्थिरता प्रदान की। उसके समय में राज्य की आंतरिक संरचना ने एक संगठित रूप धारण किया, जिससे चाहमान शक्ति आगे भी बढ़ने में सक्षम हो सकी। दुर्लभराज द्वितीय का महत्व इस बात में निहित है कि उसने चाहमान वंश के राजनीतिक उत्कर्ष को एक स्थायी दिशा प्रदान की। उसके शासनकाल के बाद चाहमान शक्ति अब केवल क्षेत्रीय सामंत नहीं रही, बल्कि एक उभरता हुआ राजवंश बन गई। वह विग्रहराज चतुर्थ, अरुणोराज, अजयराज और पृथ्वीराज जैसे महान शासकों के लिए वह आधार तैयार करता है, जिस पर चाहमान साम्राज्य आगे चलकर अजमेर और दिल्ली तक विस्तृत हुआ। समग्रतः दुर्लभराज द्वितीय का शासन शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में वह चरण है जहां राज्य की राजनीतिक, सैन्य शक्ति, आर्थिक ठोसपन और धार्मिक प्रतिष्ठा तीनों का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह प्रारंभिक चाहमान शक्ति को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है और राजस्थान की राजपूत राजनीति में एक स्थायी स्थान दिलाता है। गोविंदराज द्वितीय, शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। गोविंदराज द्वितीय काल 1012 से 1026 ईस्वी। शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में गोविंदराज द्वितीय वह शासक है जिसने दुर्लभराज द्वितीय द्वारा सुदृढ़ की गई राजनीतिक और सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाया और उत्तर पश्चिम भारत में चाहमान प्रभुत्व को अधिक स्पष्ट और प्रतिष्ठित बनाया। उसका शासनकाल भारत के मध्यकालीन संक्रमण काल का प्रतीक है, एक ऐसा काल जब प्रतिहार सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी, परंतु दिल्ली और अजमेर की दिशा में राजपूत शक्तियों का तेजी से उभार हो रहा था। गोविंदराज द्वितीय इस उभरते राजपूत युग का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि था। गोविंदराज द्वितीय के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय नियंत्रण का सुदृढ़ होना। वह ऐसे समय में सिंहासन पर बैठा जब दुर्लभराज द्वितीय ने चाहमान राज्य को एक विस्तृत और सुरक्षित रूप प्रदान कर दिया था। गोविंदराज द्वितीय का पूरा प्रयास इस विरासत को स्थिर और संगठित रूप से आगे बढ़ाने का था। उसके शासन में शाकंभरी की राजनीतिक सीमाएं सुरक्षित रहीं और शासन संरचना सुव्यवस्थित रूप में कार्य करती रही। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य इस समय लगभग समाप्त हो चुका था और उत्तर भारत में किसी केंद्रीकृत शक्ति का अस्तित्व नहीं बचा था। इस राजनीतिक रिक्तता ने क्षेत्रीय क्षत्रिय वंशों जैसे चाहमान, परमार, परिहार और गहलोत को अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने का अवसर दिया। गोविंदराज द्वितीय ने इस परिस्थिति को भली भांति समझा और चाहमान सत्ता को पूर्णतः स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब चाहमान वंश किसी भी अधीनता में नहीं था, बल्कि स्वयं एक उभरती राजपूत सत्ता के रूप में स्थापित हो रहा था। गोविंदराज द्वितीय का सैन्य संगठन मजबूत और सक्रिय था। उसने राज्य की सीमाओं पर लगातार चौकसी रखी और नागौर, पुष्कर और हरसौरा जैसे सामरिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसके सैन्य अभियानों के विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हैं, परंतु प्रशस्तियों में यह उल्लेख मिलता है
कि उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। यह स्पष्ट संकेत है कि चाहमान सेना अब व्यवस्थित घुड़सवार, पैदल और दुर्ग केंद्रित सेना के रूप में विकसित हो चुकी थी। गोविंदराज द्वितीय के समय राज्य की आर्थिक स्थिरता भी उल्लेखनीय थी। सांभर झील का लवण उत्पादन, व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण और ग्रामीण कृषि भूमि से प्राप्त संसाधन उसके शासन का आर्थिक आधार बने। इस मजबूत आर्थिक ढांचे ने उसे प्रशासन, सेना और धार्मिक संरक्षण के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए। शाकंभरी और अजमेर क्षेत्रों में आर्थिक संपन्नता का स्तर इस समय काफी ऊंचा था, जिससे चाहमान शक्ति को राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी गोविंदराज द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक था। चाहमान राजाओं की शैव वैष्णव परंपरा उसके शासन में और भी प्रतिष्ठित हुई। उसने मंदिरों, पुरोहितों, तीर्थस्थलों और शैक्षिक धार्मिक संस्थानों को दान प्रदान किया। शाकंभरी और पुष्कर के मंदिर क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों का संकेत मिलता है। धार्मिक संरक्षण उस समय राजकीय वैधता का अनिवार्य आधार था, जिससे गोविंदराज द्वितीय ने अपनी सत्ता को सामाजिक धार्मिक स्वीकृति प्रदान की। गोविंदराज द्वितीय का शासन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने चाहमान वंश के सैन्य राजनीतिक विकास को स्थिर आधार प्रदान किया। वह शासक है जिसने दुर्लभराज के कार्यों को सार्थक रूप से आगे बढ़ाया और राज्य को एक ऐसी सुदृढ़ता दी जिस पर आगे चलकर अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज जैसे महान योद्धा राजाओं ने चाहमान साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की। उसका शासन राजस्थान की राजपूत परंपरा के उस निर्माण काल का प्रतिनिधित्व करता है जहां स्वयं की पहचान, सैन्य संगठन, आर्थिक स्वायत्तता और धार्मिक प्रतिष्ठा सभी तत्व एक पूर्ण राजसत्ता की संरचना में मिलकर कार्यरत दिखाई देते हैं। समग्रतः गोविंदराज द्वितीय का काल शाकंभरी चाहमान वंश के राजनीतिक इतिहास में एक स्थिर, आत्मविश्वास पूर्ण और विस्तार पूर्व स्थापना का युग है, एक ऐसा समय जो आगे आने वाले महान चाहमान सम्राटों के उत्कर्ष का अनिवार्य आधार बना। दुर्लभराज तृतीय, शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। दुर्लभराज तृतीय काल 1027 से 1070। शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में दुर्लभराज तृतीय वह शासक है जिसके शासनकाल में चाहमान शक्ति न केवल स्थिर हुई बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक संरचना में एक निर्णायक भूमिका निभाने लगी। वह चाहमान वंश के उन शासकों में से है जिन्होंने प्रतिहार साम्राज्य के पूर्ण पतन के बाद उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को समझा और उसे अपने राज्य के लिए अवसर में परिवर्तित किया। दुर्लभराज तृतीय का शासन चाहमान वंश के राजनीतिक आत्मनिर्भरता, सैन्य उन्नति और क्षेत्रीय प्रभुत्व का महत्वपूर्ण अध्याय है। दुर्लभराज तृतीय के समय कन्नौज के प्रतिहार अब प्रभावहीन हो चुके थे। उत्तर भारत की पूरी शक्ति व्यवस्था राजपूत घरानों के हाथों में तेजी से बदल रही थी। इस संक्रमण काल ने क्षेत्रीय राजवंशों को अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर दिया और दुर्लभराज तृतीय ने इस अवसर का अत्यंत कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उसने चाहमान वंश को प्रतिहारों की अधीनता से पूरी तरह मुक्त किया और एक स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित किया। दुर्लभराज तृतीय की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था राज्य की सीमाओं का विस्तार और सैन्य प्रभुत्व का उभार। उसके काल में शाकंभरी अजमेर का राज्य पुष्कर, नागौर, हर्ष पर्वत, सांभर और अरण के विस्तृत क्षेत्रों पर स्थिर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहा। इस विस्तार का कारण केवल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि स्थानीय सामंती राजपूत कुलों को एक संगठित राजसत्ता के भीतर समाहित करने की नीति भी थी। यह नीति चाहमानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि इससे राज्य की राजनीतिक संरचना अधिक सुदृढ़ और स्थायी बनी।
दुर्लभराज तृतीय का नाम विशेष रूप से उस घटना के कारण भी प्रसिद्ध है जिसमें उसने तुर्क आक्रमणों के प्रारंभिक प्रभाव का प्रतिरोध किया। यह वह समय है जब महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनविदों की शक्ति पंजाब और सिंध क्षेत्र में बनी हुई थी और उत्तर पश्चिम भारत पर वे समय समय पर दबाव डालते थे। दुर्लभराज तृतीय के काल में चाहमान राज्य इस दबाव को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम रहा। यद्यपि किसी बड़े युद्ध का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रशस्तियों में उसकी वीरता और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध रक्षा भूमिका का उल्लेख मिलता है। दुर्लभराज तृतीय की प्रशासनिक क्षमता भी उल्लेखनीय थी। उसके शासन में शाकंभरी और अजमेर क्षेत्र का आर्थिक जीवन स्थिर रहा। सांभर झील का लवण व्यापार, व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण और कृषि उत्पादकता ने राज्य को समृद्ध बनाए रखा। आर्थिक शक्ति ने उसे बड़े सैन्य संगठन, किले निर्माण और धार्मिक संरक्षण देने की क्षमता प्रदान की। चाहमान सत्ता इस समय न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर भी सुदृढ़ हो चुकी थी। दुर्लभराज तृतीय धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शासक था। उसने वैदिक शैव परंपरा का संरक्षण किया और मंदिरों, पुरोहितों, तीर्थस्थलों को दान अनुदान दिया। शाकंभरी अजमेर क्षेत्र के मंदिर इस काल में अधिक प्रतिष्ठित होने लगे, जिससे इस राजवंश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई। धार्मिक संरक्षण उस समय राजाओं के लिए राजनीतिक वैधता का अनिवार्य साधन था और दुर्लभराज तृतीय ने इस माध्यम का उपयोग अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए किया। दुर्लभराज तृतीय का शासनकाल चाहमान इतिहास में उस युग का संकेतक है जब यह वंश क्षेत्रीय शक्ति से उठकर एक संगठित, समृद्ध और स्वायत्त राज सत्ता बन चुका था। इसके बाद अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज जैसे महान नरेश इसी आधार पर राज्य को अजमेर, दिल्ली के विशाल विस्तार तक ले गए। समग्रतः दुर्लभराज तृतीय का काल शाकंभरी चाहमान वंश के राजनीतिक विकास का वह चरण है जिसमें यह वंश अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता, सैन्य ताकत, आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के समन्वय से एक परिपक्व राजसत्ता में परिवर्तित हो गया। यह काल चाहमान शक्ति के उभार का पूर्ण और महत्वपूर्ण केंद्र है। विग्रहराज तृतीय, शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। विग्रहराज तृतीय काल 1070 से 1080 ई। शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में विग्रहराज तृतीय वह शासक है जिसके काल में राज्य की राजनीतिक और सैन्य संरचना निर्णायक रूप से सुदृढ़ हुई और चाहमान शक्ति अपने उत्तरोत्तर उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ी। वह दुर्लभराज तृतीय का उत्तराधिकारी था और उसने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित राजनीतिक आधार को और अधिक संगठित तथा प्रभावशाली रूप देने का कार्य किया। उसका शासन चाहमानों की उभरती राजनैतिक प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय विस्तार और सैन्य दृढ़ता का महत्वपूर्ण चरण प्रस्तुत करता है। विग्रहराज तृतीय का शासन उस काल का प्रतिनिधि है जब राजस्थान की राजपूत राजनीति अपनी स्वतंत्रता और प्रभुत्व का विस्तार कर रही थी। प्रतिहार सत्ता का अंत हो चुका था और उत्तर भारत में किसी केंद्रीकृत शक्ति का अभाव था। इस राजनीतिक रिक्तता ने चाहमानों को अपने प्रभाव को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। विग्रहराज तृतीय ने इस परिस्थिति का सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया और अपने राज्य को एक संगठित तथा प्रभावी राजसत्ता के रूप में विकसित किया। विग्रहराज तृतीय की प्रमुख उपलब्धि थी सैन्य शक्ति और सीमाओं की सुरक्षा। उसने नागौर, पुष्कर, सांभर, अरण और अजमेर के सामरिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण को स्थिर रखा और इन सभी भूभागों को शाकंभरी राज्य का अभिन्न अंग बना दिया। उसकी सैन्य संगठन शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि राज्य के प्रमुख मार्ग और दुर्ग, किले किसी भी बाहरी खतरे के विरुद्ध सुरक्षित थे। इस समय चाहमान सेना न केवल क्षेत्रीय संघर्षों का सामना कर रही थी,
बल्कि बाहरी दबावों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध भी कर सकती थी। विग्रहराज तृतीय के काल में राजपूत घरानों के बीच राजनीतिक संतुलन भी बदल रहा था। परमार, गहलोत, चौहान, नागौर शाखा और अन्य स्थानीय कुल अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय थे। विग्रहराज तृतीय ने इन सभी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलन में रखा और किसी बड़े संघर्ष से बचते हुए राज्य की आंतरिक शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसकी नीति स्पष्ट थी, राज्य की मूल भूमि को सुरक्षित रखना और किसी भी अस्थिरता से बचते हुए धीरे धीरे शक्ति बढ़ाना। उसके शासन की धार्मिक और सांस्कृतिक नीति चाहमान परंपरा के अनुरूप थी। उसने शैव वैष्णव परंपरा को संरक्षण दिया और मंदिरों तथा पुरोहितों को दान अनुदान प्रदान किया। सांभर अजमेर क्षेत्र में धार्मिक स्थलों का प्रभाव और प्रतिष्ठा इसी समय बढ़ी। राज्य की सांस्कृतिक पहचान इसी धार्मिक संरचना पर आधारित थी और विग्रहराज तृतीय ने इसका संरक्षण कर चाहमानों की वैधता को सुदृढ़ किया। आर्थिक दृष्टि से विग्रहराज तृतीय का शासन स्थिर और संपन्न था। सांभर झील का लवण व्यापार, व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण, ग्रामीण कृषि उत्पादकता और किले केंद्रित शहरीकरण, ये सभी राज्य की समृद्धि के आधार थे। आर्थिक स्थिरता ने सेना, प्रशासन और सांस्कृतिक संरक्षण को आवश्यक आधार प्रदान किया। यही आर्थिक क्षमता चाहमानों के आगे के विस्तार का प्राथमिक कारण बनी। विग्रहराज तृतीय का काल केवल राजनीतिक उभार का समय नहीं है, बल्कि राज्य के आंतरिक संगठन और स्थिरता का भी समय है। उसने राज्य की सामंती संरचना को अधिक अनुशासित किया, स्थानीय प्रधानों को संगठित किया और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। यह वही प्रशासनिक ढांचा था जिसमें आगे चलकर अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज न्याय, युद्ध और राज्य विस्तार को नई ऊंचाई दे सके। विग्रहराज तृतीय का शासन तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण माना जाता है, परंतु यह वही शांति थी जिसने चाहमान राज्य को भीतर से सुदृढ़ किया और उसके आगे के तेज विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। यदि दुर्लभराज तृतीय ने चाहमान शक्ति को स्वतंत्र राजसत्ता के रूप में स्थापित किया था, तो विग्रहराज तृतीय ने उसे एक सुदृढ़, संगठित और आत्मविश्वासी राजवंश में परिवर्तित किया। समग्रतः विग्रहराज तृतीय का काल चाहमान इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक ऐसा समय जब राजनीतिक स्थिरता, सैन्य संगठन, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के चारों स्तंभों पर चाहमान सत्ता मजबूत होकर खड़ी थी। उसके बाद आने वाले शासक इसी शक्ति संतुलन का उपयोग कर अजमेर और दिल्ली तक अपना प्रभाव स्थापित कर सके। पृथ्वीराज प्रथम, शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। पृथ्वीराज प्रथम काल 1090 से 1110। शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में पृथ्वीराज प्रथम वह शासक है जिसके शासनकाल ने चाहमान शक्ति को उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रभावशाली राजपूत सत्ता के रूप में दृढ़ता से स्थापित किया। दुर्लभराज तृतीय और विग्रहराज तृतीय द्वारा निर्मित राजनीतिक और सैन्य आधार पर खड़े होकर पृथ्वीराज प्रथम ने चाहमान साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी संगठनात्मक शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि की। उसका शासन चाहमान वंश के पूर्व उत्कर्ष और स्वर्णकाल की तैयारी का समय है। पृथ्वीराज प्रथम का काल वह समय है जब राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र की राजपूत राजनीति एक नए संतुलन से गुजर रही थी। परमार, गहलोत, चौहान, अन्य शाखाएं, परिहार और तोमर सभी अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली थे। इस जटिल शक्ति व्यवस्था के बीच पृथ्वीराज प्रथम ने चाहमान वंश की स्थिति को अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए सक्रिय नीति अपनाई। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आक्रामक सैन्य नेतृत्व और क्षेत्रीय विस्तार।
शाकंभरी और अजमेर इस समय चाहमान राज्य के दो मुख्य केंद्र बन चुके थे। पृथ्वीराज प्रथम ने इन दोनों क्षेत्रों को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि आसपास के सामरिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार भी किया। नागौर, पुष्कर, हरसौरा, टोंक आसपास का क्षेत्र और अरण के भू-भाग उसके काल में दृढ़तापूर्वक चाहमान सत्ता के अधीन रहे। यह विस्तार इस बात का संकेत है कि चाहमान सेना अब पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और संगठित हो चुकी थी। पृथ्वीराज प्रथम के शासन की एक विशिष्ट विशेषता थी उसका सैन्य नेतृत्व और युद्ध कौशल। प्रशस्तियों में उसे अत्यंत वीर, युद्ध कुशल और शत्रु विजेता कहा गया है। यह विवरण भले ही परंपरागत प्रशस्तिपर भाषा में हो, लेकिन यह ऐतिहासिक है कि पृथ्वीराज प्रथम ने अपने शासनकाल में अनेक स्थानीय संघर्षों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। उसकी नीति स्पष्ट थी, राज्य के भीतर किसी भी प्रकार की सामंती चुनौती को उभरने नहीं देना और बाहरी शक्तियों के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा वृत्त बनाए रखना। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पृथ्वीराज प्रथम चाहमान परंपरा का दृढ़ अनुयायी था। उसने शैव वैष्णव परंपरा को संरक्षण दिया और मंदिरों, मठों, आचार्यों और ब्राह्मणों को दान अनुदान प्रदान किया। अजमेर और पुष्कर क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां उसके समय में अधिक संगठित हुईं। धार्मिक संरक्षण उस समय न केवल एक आध्यात्मिक दायित्व था, बल्कि राजनीतिक वैधता और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आधार बनता था। पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में आर्थिक संगठन भी अत्यंत सुदृढ़ रहा। सांभर झील का लवण व्यापार, व्यापार मार्गों का नियंत्रण, ग्रामीण कृषि उत्पादकता और किले केंद्रित शहरी विकास, ये सब राज्य के आर्थिक आधार थे। इन संसाधनों ने चाहमान सेना, प्रशासन और धार्मिक संरक्षण को मजबूती दी। यह आर्थिक ठोसपन आगे आने वाले अरणोराज, अजयराज और पृथ्वीराज चतुर्थ के विस्तारवादी अभियानों का आधार बना। पृथ्वीराज प्रथम की महत्ता इसलिए भी है कि उसने चाहमान राज्य की राजनीतिक निरंतरता और संगठनात्मक शक्ति को मजबूत किया। उसके शासन में राज्य की सीमाएं स्थिर रहीं और आंतरिक प्रशासन मजबूत हुआ। यह वह काल है जब चाहमान राज्य ने पूर्वोत्तर राजस्थान और दिल्ली, अजमेर दिशा में अपने विस्तार की आधार भूमि तैयार कर ली थी। पृथ्वीराज प्रथम के काल के बाद अरणोराज जैसे शक्तिशाली शासकों ने इसी शक्ति संतुलन को आगे बढ़ाया और चाहमान साम्राज्य अपने वास्तविक उत्कर्ष की ओर अग्रसर हुआ। इस प्रकार पृथ्वीराज प्रथम का शासन चाहमान इतिहास में एक ऐसा निर्णायक चरण है जिसने वंश को स्थिरता, शक्ति और आत्मविश्वास से भरकर आगे के स्वर्णकाल का मार्ग प्रशस्त किया। समग्रतः पृथ्वीराज प्रथम का शासन शाकंभरी चाहमान वंश के राजनीतिक उत्कर्ष का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। एक ऐसा समय जब सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिरता, धार्मिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक संगठन का समन्वय राज्य को एक परिपक्व और उभरती राजसत्ता में परिवर्तित कर रहा था। अजयराज, शाकंभरी चाहमान वंश का राजनीतिक इतिहास। अजयराज काल 1110 से 1133। शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में अजयराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है, जिसने न केवल अपने पूर्वजों के द्वारा निर्मित राजनीतिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ किया, बल्कि चाहमान शक्ति को सांभर से उठाकर अजमेर जैसे सामरिक और सांस्कृतिक केंद्र तक विस्तृत कर दिया। उसका शासन चाहमान राजनीति के उत्थान, शहरीकरण, किले निर्माण और सैन्य सुदृढ़ीकरण का डिसाइसिव अध्याय है। अजयराज के नेतृत्व में चाहमान साम्राज्य अब एक परिपक्व राजसत्ता बन चुका था, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की मध्य धुरी पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सक्षम था। अजयराज के काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अजयमेरु बटा अजमेर नगर की स्थापना और विकास। यद्यपि शाकंभरी मूल राजधानी थी,
परंतु अजयराज ने राजनीतिक रणनीतिक दृष्टि से अजमेर को राज्य का केंद्र बनाया। अरावली पर्वतमाला की प्राकृतिक संरचना, आसपास के दुर्ग क्षेत्र और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, इन सब के कारण अजमेर चाहमान शक्ति का आदर्श केंद्र था। अजयराज ने इस नगर को किले, बाजारों, मंदिरों और बस्तियों से सुसज्जित किया। आगे चलकर यही अजमेर पृथ्वीराज तृतीय के समय चाहमानों का सबसे सुदृढ़ स्तंभ बना। अजयराज के शासन की राजनीतिक नीति स्पष्ट थी: आंतरिक स्थिरता, सीमाओं की सुरक्षा और नियंत्रित विस्तार। उसके काल में चाहमान शक्ति नागौर, पुष्कर, हरसौरा, अरण और टोंक क्षेत्र पर अपने प्रभाव को स्थिर रखने में सफल रही। इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यंत अधिक था और इनके सुरक्षित होने से चाहमान शक्ति बाहरी संघर्षों के लिए हमेशा तैयार रहती थी। यह वह समय था जब राजस्थान पर किसी बाहरी आक्रमणकारी शक्ति का दबाव नहीं था, अतः अजयराज को राज्य को भीतर से और अधिक संगठित करने का अवसर मिला। अजयराज की सैन्य नीतियां उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण देती हैं। उसने दुर्ग निर्माण और किलेबंदी पर विशेष ध्यान दिया। अजमेर का किला, जिसे बाद की परंपरा अजमेरू दुर्ग के नाम से स्मरण करती है, उसके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से है। इन दुर्गों की संरचना चाहमानों की रक्षा रणनीति का आधार थी और यह रणनीति आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के युद्धों में उपयोगी सिद्ध हुई। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से अजयराज ने चाहमान परंपरा के अनुरूप शैव वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। उसने पुजारियों, ब्राह्मणों और विद्वानों को व्यापक दान अनुदान प्रदान किया। पुष्कर क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां उसके काल में विशेष रूप से विकसित हुईं। मंदिर संरक्षण केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक वैधता का भी आधार था और अजयराज इस बात को भली भांति समझता था। अजयराज का शासन आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। सांभर झील का लवण व्यापार, व्यापारिक मार्गों से प्राप्त राजस्व, कृषि उत्पादकता और किले केंद्रित शहरी जीवन, इन सब ने चाहमान अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। अजमेर का विकास इस आर्थिक संपन्नता का प्रत्यक्ष परिणाम था। नगरों का विस्तार और किलेबंदी उस समय राजनीतिक शक्ति का संकेत होती थी और अजयराज ने इन दोनों को चाहमान राज्य का आधार बनाया। अजयराज का प्रशासनिक ढांचा स्थिर था। उसने स्थानीय सामंतों को नियंत्रित रखने, भूमि प्रशासन को संगठित करने और राजस्व संरचना को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया। चाहमान राज्य में सामंती व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक था और अजयराज ने सामंतों की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भूमि दान, उपाधियां और विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके बावजूद उसने केंद्रीय अधिकार को मजबूती से बनाए रखा। अजयराज की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका यह है कि उसने चाहमान वंश को तैयार अवस्था में पहुंचा दिया, एक ऐसी अवस्था जिसमें राज्य राजनीतिक रूप से परिपक्व, सैन्य रूप से सुदृढ़ और आर्थिक रूप से संपन्न था। उसके बाद आने वाले महान शासक विग्रहराज चतुर्थ, अरणोराज और पृथ्वीराज तृतीय इसी आधार पर अपने विस्तारित अभियानों और राजनीतिक प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। समग्रतः अजयराज का शासन शाकंभरी चाहमान वंश के इतिहास में वह चरण है जहां यह वंश क्षेत्रीय शक्ति से उठकर एक संगठित, शहरी, सैन्य संपन्न और उच्च प्रतिष्ठित राजसत्ता बन जाता है। उसका योगदान ही आगे चलकर चाहमान वंश को दिल्ली, अजमेर की निर्णायक शक्ति बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुआ। अरणोराज, शाकंभरी अजमेर का चाहमान वंश, राजनीतिक इतिहास। अरणोराज काल 1133 से 1185। शाकंभरी अजमेर के चाहमान वंश के इतिहास में अरणोराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है।
जिसने न केवल चाहमान शक्ति को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ किया, बल्कि उत्तरी भारत की राजपूत राजनीति में चाहमानों की स्थिति को निर्णायक रूप से स्थापित किया। वह अजयराज का योग्य उत्तराधिकारी था, जिसने अपने पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे, सैन्य संगठन और अजमेर की शहरी राजनीतिक महत्ता को और अधिक विस्तार और स्थिरता प्रदान की। अर्णोराज का शासन चाहमान साम्राज्य की सामरिक सजगता, राजनीतिक दृढ़ता और कूटनीतिक परिपक्वता का प्रतिनिधि है। अर्णोराज के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी राजनीतिक सक्रियता और संघर्षशीलता। यह वह समय था जब राजस्थान में राजपूत शक्तियों के बीच नए संतुलन बन रहे थे। परमार, चालुक्य, गहलोत और चौहान, अन्य शाखाएं, सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में थे। इस जटिल और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक वातावरण में अर्णोराज ने चाहमान शक्ति को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसे अधिक आक्रामक और सम्मानित बना दिया। अर्णोराज का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल के साथ था। दोनों राजाओं के बीच राजनीतिक तनाव और सीमा विवाद के कारण कई टकराव हुए। परंपरागत विवरणों में उल्लेख मिलता है कि अर्णोराज ने चालुक्य शक्ति को चुनौती दी और कई अवसरों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि चालुक्य साम्राज्य उस समय अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु अर्णोराज का साहस, सैन्य नेतृत्व और रणनीतिक कौशल चाहमान सेना की क्षमता का प्रमाण थे। इन संघर्षों ने चाहमानों की प्रतिष्ठा को उत्तर पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र और साहसी राजपूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। अर्णोराज का शासन आंतरिक चुनौतियों से भी भरा था। उसके पुत्र जगदेव ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अंततः उसी ने अर्णोराज की हत्या कर दी। यह घटना चाहमान इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है, जहां एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक अपने ही रक्त संबंधों की राजनीति का शिकार बन गया। परंतु यह भी सत्य है कि इस आंतरिक घटना के बावजूद अर्णोराज की राजनीतिक विरासत कभी कमजोर नहीं पड़ी। उसके बाद के शासकों ने राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। अर्णोराज का शासन सैन्य संगठन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने अजमेर और आसपास के किलों को मजबूत किया, किलेबंदी बढ़ाई और सेना को अधिक संगठित रूप दिया। उसकी रक्षा नीति में सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। अर्णोराज ऐसे समय में शासन कर रहा था जब उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर तुर्क आक्रमणों का आरंभिक प्रभाव दिखाई दे रहा था, अतः उसकी राजनीतिक सतर्कता चाहमान शक्ति के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक थी। अजमेर का शहरी विकास भी अर्णोराज के शासनकाल में उल्लेखनीय है। उसने अपने पिता अजयराज द्वारा विकसित नगर को और अधिक विस्तार दिया। किले, मंदिर, बाजार, सार्वजनिक मार्ग और आबादी के विस्तार से अजमेर चाहमान शक्ति का स्थायी और प्रभावी केंद्र बन गया। आर्थिक दृष्टि से भी अर्णोराज का शासन स्थिर रहा। सांभर झील का लवण व्यापार, काफिलों का आवागमन और कृषि उत्पादकता से राज्य को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता रहा। धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अर्णोराज चाहमान परंपरा का दृढ़ संरक्षक था। उसने वैष्णव और शैव परंपरा दोनों को संरक्षण दिया और ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा आचार्यों को दान अनुदान प्रदान किया। अजमेर पुष्कर की धार्मिक प्रतिष्ठा इसी काल में और अधिक बढ़ी। यह धार्मिक संरक्षण न केवल आध्यात्मिक दायित्व था, बल्कि राजनीतिक वैधता और सामाजिक सांस्कृतिक समर्थन प्राप्त करने का माध्यम भी था। अर्णोराज की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि उसने चाहमान साम्राज्य को एक पूर्ण विकसित, सैन्य संपन्न, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आक्रमणों का सामना करने योग्य राजशक्ति में परिवर्तित किया। उसके बाद के शासक, विशेषकर विग्रहराज चतुर्थ, विजयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय, इसी आधार पर अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सके। समग्रतः अर्णोराज का शासन चाहमान इतिहास का एक शक्तिशाली, संघर्षशील और अत्यंत निर्णायक अध्याय है,
एक ऐसा समय जिसने चाहमान साम्राज्य को अपने स्वर्णकाल की दहलीज पर पहुंचा दिया। चौहान सत्ता का चरमोत्कर्ष। विग्रहराज चतुर्थ काल 1150 से 1164। शाकंभरी अजमेर के चाहमान वंश के इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ वह शासक है जिसके शासनकाल में चौहान सत्ता अपने वास्तविक चरमोत्कर्ष, राजनीतिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वर्णकाल तक पहुंचती है। अरुणोराज के पश्चात सत्ता संभालते हुए विग्रहराज चतुर्थ ने चाहमान वंश को केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टियों से भी श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंचा दिया। उसका शासन चाहमान राजनीति का सबसे ऊर्जापूर्ण और गौरवमयी काल है। विग्रहराज चतुर्थ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका आक्रामक सैन्य नेतृत्व। उसने अजमेर से अपनी शक्ति को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र तक विस्तारित किया। उसकी प्रशस्तियों में उसे त्रैलोक्य मल्ल और सकलार्य क्षत्रिय श्रेष्ठ जैसे उपाधियों से अलंकृत किया गया है, जो उसकी युद्ध कुशलता और शत्रु विजय की परंपरा के संकेतक हैं। उसे उन राजाओं में गिना जाता है जिन्होंने चौहान शक्ति को राजस्थान तक सीमित न रखकर उत्तर भारत के शक्तिशाली राजवंशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा महान योगदान था उसका सांस्कृतिक संरक्षण। उसका दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से समृद्ध था। उसकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि हरिकेली नाटक है, जिसे उसने स्वयं रचा था। यह दर्शाता है कि वह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि कला साहित्य का सच्चा संरक्षक भी था। उसके दरबार में संस्कृत काव्य, नाट्य कला और धार्मिक अनुष्ठान अपनी उच्चतम परंपरा में विकसित हुए। विग्रहराज के काल में चौहान शक्ति का आर्थिक आधार भी अत्यंत सुदृढ़ था। अजमेर, पुष्कर, नागौर और सांभर व्यापार, लवण उत्पादन और कृषि संपन्नता के प्रमुख केंद्र थे। इन संसाधनों ने चौहान सेना को विशाल आकार और दक्षता प्रदान की। उसकी रक्षा व्यवस्था उन्नत थी। अजमेर का दुर्ग, किलों की श्रृंखला और सीमा रक्षा संगठन उसके काल में और अधिक स्थिर हुए। विग्रहराज चतुर्थ की राजनीतिक नीति थी क्षेत्रीय प्रभुत्व और राजपूत एकता। उसने न केवल अपने सामंती सरदारों को नियंत्रित रखा बल्कि आसपास के राजपूत राज्यों के साथ संतुलन की कूटनीति अपनाई। यही नीति आगे चलकर विजयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। समग्रतः विग्रहराज चतुर्थ का शासन चाहमान चौहान शक्ति का वह सर्वोच्च चरण है जहां सैन्य, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक चारों आयामों में राज्य अपनी सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच गया था। वह चौहान इतिहास के स्वर्णिम युग का निर्माता था। पृथ्वीराज द्वितीय काल 1164 से 1168। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद चौहान सत्ता पृथ्वीराज द्वितीय के हाथों में आई। उसका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा अवश्य रहा, परंतु चाहमान राजनीति के लिए वह एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल सिद्ध हुआ। पृथ्वीराज द्वितीय ने न केवल अपने पूर्वजों के विस्तारवादी प्रयासों को संरक्षित रखा, बल्कि राज्य की आंतरिक स्थिरता और सैन्य संगठन को भी सुदृढ़ किया। पृथ्वीराज द्वितीय का शासन उस समय आरंभ हुआ जब चाहमान शक्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और कन्नौज, गुजरात, चालुक्य, परमार और गहलोत जैसे राज्य चौहान शक्ति को चुनौती देने की स्थिति में थे। इन जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में पृथ्वीराज द्वितीय की नीति थी राज्य की सुरक्षा, सीमा स्थिरता और प्रशासनिक संगठितता को बनाए रखना। उसके भीतर एक सक्षम योद्धा के गुण थे,
परंतु समय की संक्षिप्तता के कारण वह अपने विस्तारवादी अभियान अधिक व्यापक रूप में न कर सका। पृथ्वीराज द्वितीय का सबसे बड़ा योगदान था अजमेर की राजनीतिक और किलाबंदी संरचना को मजबूत करना। उसने राज्य की सीमाओं पर विशेष ध्यान दिया, सैन्य टुकड़ियों को पुनर्गठित किया और किलों की मरम्मत तथा विस्तार कराया। यह सुधार आगे चलकर पृथ्वीराज तृतीय के बड़े युद्धों में निर्णायक सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में चाहमान अर्थव्यवस्था भी मजबूत रही। व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण, सांभर का लवण व्यापार और कृषि से प्राप्त संपन्नता, इन सभी ने राज्य को स्थिर आय प्रदान की। पृथ्वीराज द्वितीय का ध्यान राज्य की वित्तीय व्यवस्था को स्थिर और प्रभावी बनाने पर भी था। पृथ्वीराज द्वितीय धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी सक्रिय था। उसने शैव वैष्णव परंपरा को संरक्षण दिया और मंदिरों तथा पुरोहितों को दान प्रदान किया। धार्मिक संरक्षण उस समय राजकीय प्रतिष्ठा का अनिवार्य आधार था और पृथ्वीराज द्वितीय इस परंपरा में पूर्णतः समर्पित था। यद्यपि उसका शासनकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उसने चौहान सत्ता के लिए एक स्थिर, संगठित और सुरक्षित संरचना प्रदान की। उसके बाद आने वाला शासक पृथ्वीराज तृतीय उसी आधार पर विशाल सैन्य अभियानों, उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप और अंततः घोरियों के विरुद्ध निर्णायक युद्धों की स्थिति तक पहुंच सका। समग्रतः पृथ्वीराज द्वितीय चाहमान इतिहास का वह अध्याय है जो विग्रहराज चतुर्थ के स्वर्णकाल और पृथ्वीराज तृतीय के संघर्षकाल के बीच एक सेतु का कार्य करता है। एक ऐसा सेतु जिसने न केवल राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखा, बल्कि राज्य को आगे की विशाल चुनौतियों के लिए तैयार किया। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय काल 1178 से 1192 ई। शाकंभरी अजमेर के चाहमान वंश के इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय वह शासक है जिसके शासन में चाहमान सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची और उसी के काल में इस शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। वह अर्णोराज का पौत्र और सोमेश्वर का पुत्र था, जिसने अत्यंत कम आयु में सत्ता संभाली, परंतु असाधारण साहस, वीरता और तेजस्विता के कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पृथ्वीराज तृतीय वह नरेश है जो एक और राजपूत परंपरा के गौरव का उज्ज्वल प्रतीक है और दूसरी ओर भारतीय राजनीति की बिखरी चेतना और असंगठित प्रतिरोध का मार्मिक द्योतक भी। पृथ्वीराज तृतीय के शासन का आरंभ ही उसकी असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचायक था। सिंहासनारूढ़ होने के कुछ ही वर्षों में उसने राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र की अनेक राजपूत शक्तियों को अधीनता में रखा। अजमेर और दिल्ली दोनों उसके राज्य के प्रमुख केंद्र बने। इन दोनों नगरों का नियंत्रण उस समय अत्यंत सामरिक था, क्योंकि दिल्ली गंगा यमुना के मार्गों का प्रवेश द्वार थी और अजमेर राजपूत शक्ति का सैन्य केंद्र। पृथ्वीराज तृतीय का काल एक ऐसा काल है जिसमें राजपूत शक्तियां सामंतवादी ढांचे में बंटी हुई थी और गुजरात के चालुक्य, गहलोत, परमार तथा अन्य राजवंश अपनी अपनी सीमाओं में सक्रिय थे। पृथ्वीराज ने इस जटिल राजनीति का सामना साहस और सामरिक कौशल दोनों से किया। उसने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव, भीम द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उनके अनेक आक्रमणों का प्रतिरोध किया। परंपरागत ग्रंथों में उसकी इस विजय को उसकी वीरता का आधार माना गया है। राजनीतिक दृष्टि से पृथ्वीराज तृतीय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली के तोमर वंश के विलय के रूप में दिखाई देती है। तोमर राज्य उसके पिता सोमेश्वर के समय में ही चाहमान प्रभाव के अधीन आ चुका था, परंतु पृथ्वीराज ने दिल्ली को पूर्ण रूप से अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिल्ली के इस अधिग्रहण ने चाहमान सत्ता को उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शक्ति बना दिया।
पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की सबसे निर्णायक घटना थी मुहम्मद घोरी के साथ संघर्ष। यह संघर्ष भारतीय इतिहास में दो महान युद्धों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ई और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ई के रूप में अंकित है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने घोरी को पराजित कर भारतीय इतिहास में अद्वितीय विजय प्राप्त की। उसकी यह विजय न केवल उसकी वीरता का परिचायक है, बल्कि राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक भी है। परंतु इतिहास का दूसरा अध्याय कहीं अधिक गंभीर है। 1192 ई के द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज को घोर पराजय का सामना करना पड़ा। यह पराजय भारत की उस राजनीतिक विघटन स्थिति का संकेतक थी जहां स्वतंत्र राजपूत राज्यों में एकता का अभाव था। पृथ्वीराज की वीरता, सैन्य क्षमता और साहस के बावजूद एक संगठित राष्ट्रीय प्रतिरोध की कमी ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध कौशल, उसका नेतृत्व और उसकी वीरता परंपरागत साहित्य, विशेषतः पृथ्वीराज रासो में अत्यधिक महिमामंडित है। यद्यपि काव्यात्मक अतिशयोक्ति को ऐतिहासिक सत्य नहीं माना जा सकता, तथापि यह स्पष्ट है कि पृथ्वीराज तृतीय अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक था। उसकी घुड़सवारी, धनुर्विद्या और सामरिक कौशल के विस्तृत प्रमाण प्रशस्ति ग्रंथों और लोक परंपरा में मिलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। उसने प्रशासन को संगठित किया, किलों को सुदृढ़ किया और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण दिया। अजमेर, दिल्ली, पुष्कर और नागौर क्षेत्र उसके काल में सांस्कृतिक रूप से अत्यंत सक्रिय केंद्र थे। उसकी उदारता, दान, धर्म और साहित्य संरक्षण की परंपरा चहमान वंश की विशेषता थी। पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 से 1193 के आसपास चहमान साम्राज्य के राजनीतिक अस्तित्व का अंत बिंदु सिद्ध हुई। तुर्क शक्ति दिल्ली अजमेर पर छा गई और चहमानों की प्रतिष्ठा क्षीण हो गई। फिर भी पृथ्वीराज तृतीय भारतीय इतिहास में एक वीर, तेजस्वी, स्वाभिमानी और महायोद्धा राजा के रूप में अमर है। एक ऐसा राजा जिसने समूची राजपूत परंपरा को स्वाभिमान और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण प्रदान किया। समग्रतः पृथ्वीराज तृतीय का शासन चहमान साम्राज्य के सर्वाधिक उत्कर्ष और उसके अंतिम निर्णायक पतन दोनों का संगम है। वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महानतम व्यक्तित्वों में से एक है, वीरता, शौर्य और राजनीतिक विडंबना का अद्भुत सम्मिश्रण। मुहम्मद गोरी का आक्रमण तथा चहमान साम्राज्य का अंत। मुहम्मद गोरी का आक्रमण तथा चहमान साम्राज्य का अंत। मुहम्मद गोरी के आक्रमणों ने न केवल उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक संरचना को बदल दिया, बल्कि राजपूत शक्ति, विशेषकर चहमान साम्राज्य के पतन का निर्णायक आधार भी बन गए। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब पृथ्वीराज तृतीय अपनी वीरता, कूटनीति और राजनीतिक प्रतिष्ठा के चरम पर था, उसी समय गोरी ने हिंदू कुश के पार से एक विस्तारित साम्राज्य की परिकल्पना के साथ भारत की ओर कदम बढ़ाए। उसकी महत्वाकांक्षा केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतना नहीं थी, बल्कि उत्तर भारतीय मैदानों में एक स्थायी मुस्लिम सत्ता स्थापित करना था। गोरी की महत्वाकांक्षा का पहला स्पष्ट संकेत 1175 से 1180 के बीच दिखाई देता है, जब उसने भारत की पश्चिमी सीमाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना आरंभ किया। वह जानता था कि उत्तर भारत का प्रवेश द्वार सिंध पंजाब क्षेत्र है, और जब तक यह क्षेत्र उसके अधीन नहीं होगा, वह गंगा, यमुना दोआब या दिल्ली अजमेर की ओर स्थायी रूप से नहीं बढ़ सकता। उसने क्रमशः मुल्तान, ऊच, पेशावर और लाहौर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और 1180 के दशक तक वह पंजाब का निर्णायक शासक बन चुका था।
यह वही समय था जब उत्तर भारत के राजपूत शक्तियों के बीच एकता की कमी और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा दिखाई देने लगी थी। गौरी ने चाहमान शक्ति को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना। पृथ्वीराज तृतीय का साम्राज्य अजमेर और दिल्ली पर आधारित था और उसकी सैन्य प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची थी। परंतु राजपूत राजनीति की पारंपरिक प्रतिस्पर्धा चालुक्यों, गहरवालों, परमारों और अन्य कुलों के साथ एक संयुक्त राजपूत मोर्चे के निर्माण को कठिन बना देती थी। गौरी ने इसी कमजोरी का लाभ उठाया। 1189 से 1190 के आसपास गौरी ने तराइन की दिशा में अभियान आरंभ किया। पृथ्वीराज और गौरी की सेनाओं का पहला सामना 1191 में हुआ, जिसे इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। गौरी घायल हुआ, उसकी सेना तितर बितर हुई और उसे वापस भागना पड़ा। इस विजय से राजपूत प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची हुई। पृथ्वीराज की वीरता और चाहमान सेना का शौर्य इस युद्ध की निर्णायक विशेषताएं थी। यदि राजपूत राज्यों में राजनीतिक एकता होती तो यही समय था जब गौरी की शक्ति को पश्चिम में ही रोका जा सकता था। परंतु पृथ्वीराज तृतीय और अन्य राजपूत शक्तियों के बीच आवश्यक राजनीतिक तालमेल का अभाव बना रहा। गौरी ने अपनी पराजय के बाद अधिक सावधानी, बेहतर सैन्य योजना और उन्नत धनुर्धारी घुड़सवार सेना के पुनर्गठन के साथ वापसी की। उसने अपने सेनापतियों को अनुशासित किया, तुर्क घुड़सवारों की नई टुकड़ियां संगठित की और एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें राजपूत युद्धशैली की कमजोरियों को लक्ष्य बनाया गया। 1192 में तराइन के मैदान में दूसरा निर्णायक युद्ध लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का वह मोड़ है जहां राजपूत शक्ति पहली बार स्थायी रूप से तुर्क सेना के हाथों पराजित हुई। गौरी की सेना अनुशासन, रणनीति और घुड़सवार धनुर्धारी कौशल में श्रेष्ठ थी। राजपूत सेना वीरता में अद्वितीय थी, परंतु सामरिक संयोजन और सामूहिक आक्रमण व्यवस्था में कमजोर थी। युद्ध का परिणाम निर्णायक रूप से गौरी के पक्ष में गया। पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ, बंदी बनाया गया और अंततः उसका शासन समाप्त हो गया। इस विजय ने न केवल पृथ्वीराज चौहान के शासन का अंत किया, बल्कि चाहमान साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता को भी ध्वस्त कर दिया। अजमेर और दिल्ली तुर्क शासन के अधीन आ गए। इसके बाद चाहमान वंश की शक्ति धीरे धीरे राजस्थान के आंतरिक भागों में सीमित होती गई। उनकी स्थानीय शाखाएं अवश्य जीवित रहीं, परंतु वे अब एक क्षेत्रीय सामंती शक्ति से अधिक कुछ नहीं रह गईं। राजपूतों की सामूहिक असंगति और अलग अलग वंशीय प्रतिस्पर्धा चाहमानों के पतन में एक महत्वपूर्ण कारक थी। मोहम्मद गौरी की विजय के बाद उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव रखी गई। उसके दास सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। यह वह परिवर्तन था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। क्षेत्रीय राजपूत शक्तियों की जगह केंद्रीकृत तुर्क अफगान राज्य व्यवस्था ने ले ली। समग्रतः गौरी का आक्रमण चाहमान वंश के राजनीतिक अंत, उत्तर भारत के नवीन मध्यकालीन युग की शुरुआत और दिल्ली अजमेर क्षेत्र पर सुल्तानी प्रभुत्व का निर्णायक आधार बना। यह वह ऐतिहासिक मोड़ था जिसने राजपूत शक्ति को विभाजित किया, मध्यकालीन भारत को पुनर्संरचित किया और तुर्क शासन के विस्तृत युग की शुरुआत की। Please like, subscribe and comment.